क्वीन थी उनकी, कि इसको इस्लाम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए क्वीन एलिजाबेथ को, और बकिंगहम पैलेस को उसको मस्जिद बना देना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी कह सकते हैं। हाया सोफिया को टर्की में हाया सोफिया, उसको यार वो चर्च था, उसको मस्जिद बना दिया यार। सब तालियां पीट रहा हूं, वेरी गुड यार। एक एक्सट्रीम फाशिस्ट व्यू वाले हैं जो हिटलर को अपना लीडर मानते हैं, उन लोगों का दोबारा जन्म होगा अगले इलेक्शन। इतना बड़ा पनौती है कि जब से वो वापस आया तब से वहां पे आगे लग रही। खैर एनीवे, फॉरगेट अबाउट दैट। अब चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा, फ्रांस में जो हो रहा है उसके मैंने कल वीडियो बनाया था, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो पे। मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूं। उसकी जो ग्रैंड मदर है, जो लड़का नाहेल जिसको मारा था गोली, जिसके बाद ये सब बवाल वहां पे शुरू हो गया, उसने एक बात बोली है, दादी जी अब जागी हैं, दादी या नानी जो भी है ये जब अब जागी है ये इतने दिनों के बाद, जबकि पूरे फ्रांस में आग लग चुकी है। अब वो दादी कह रही है कि यार देखो, वी डोंट वांट देम टू डिस्ट्रॉय शॉप्स, बसेस एंड स्कूल्स। नाडिया है उसका नाम। अब नाडिया जी ये कह रही हैं कि साहब हम नहीं चाहते कि वो स्कूल, बसें और बिल्डिंग ये सब जो फूक रहे हैं ये सब करें। फिर कहती हैं कि दे आर यूजिंग नाहेल एज एन एक्सक्यूज। नाहेल तो सिर्फ एक बहाना है, और जो मेरी बेटी है वो बर्बाद हो चुकी है क्योंकि उसका बेटा खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब नाहेल की ये नानी है ये, ठीक है। सदर्न पेरिस का एक सबब है, वहां पे जो मेयर है, मेयर के घर के अंदर इन्होंने रॉकेट फायर कर दिए और इन्होंने उसका घर जलाया, घर जलाने की कोशिश करी, आग भी लगा दी उसमें, और उसके जो बीवी बच्चे भाग रहे थे, ठीक है, उनके ऊपर भी रॉकेट। अब ये पता नहीं कौन से रॉकेट थे ये लोग चला रहे थे। देखो यार, मैं 2-3 आपको बातें बताता हूं उसमें ना, फिर मैं आगे आपको बात समझाऊंगा। देखो दोस्तों, स्टोरी ऐसी है कि एक तो नानी जी जो है ना नाहेल की, ये बहुत देर से जागी हैं। कब से आग लगी हुई है, 2-3 हज़ार गाड़ियां जला दी, कितने उनके स्कूल की बिल्डिंगें और पब्लिक बिल्डिंग्स इन्होंने जला दी इन्होंने, बिल्कुल। और ये कह रही हैं कि नाहेल एक्सक्यूज था। नाहेल जो था, जो मेरा नाती मारा गया, वो एक बहाना तो हमें पता ही है। नानी जी आप क्या कौन सी स्टोरी सुना रही हो, हमें नहीं पता बहाना है। भाई ये जो इमिग्रेंट्स आए हैं, ये कुछ कंट्रीज से, सोमालिया वोमालिया ये सब जो भी हैं, यमन शमन से आए हैं, ये तो उचक्के टाइप के लोग हैं। ये तो फ्रांस की बेवकूफ़ी थी जिसका फ्रांस जो है अब खामियाजा भुगत रहा है। और भारत के भी लेफ्ट जो लिबरल हैं वो क्या स्टोरी सुना रहे हैं आपको पता है कि नहीं, इनके साथ कुछ ना कुछ अत्याचार हुआ है इसलिए सब कर रहे हैं, इनके साथ बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ है इनके साथ यार, क्या बुरा हुआ है इनके साथ, बताओ हुआ क्या है बुरा। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और जो लेफ्ट है ना, इनका एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग गठजोड़। भारत में आपको नहीं दिखता ये, आप हर टीवी डिबेट में देखिए, एक रेडिकल इस्लामिस्ट बैठा है, उसको सपोर्टिंग फायर देने के लिए एक कम्युनिस्ट बैठा रहता है वहां पे, और झोला वोला पहन के, खादी का कुर्ता पहन के अपने आप को, और वो खादी जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में यूज करा गया था उसी का फायदा उठाएगा। ये ऑप्टिक्स है ना, ये तरीका है, ये तरीका है आपको, क्योंकि खादी से एक विशेष लगाव है भारतीयों को। खादी वॉज द सिंबल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। भारत में जो खादी था, तो लोग बड़ी शान से, बड़े शौक से पहनते हैं, तो वो दे हैव सॉर्ट ऑफ टेकन दैट सिंबल। और वो हर समय आप देखेंगे खादी वादी पहन के कोई कम्युनिस्ट वहां पे होगा और वो ज्ञान बांट रहा होगा और रेडिकल इस्लामिस्ट को सपोर्ट कर रहा होगा। भारत में होता है ये, बाहर भी होता है, ये हर जगह होता है। जहां पे आग लगी दुनिया में, आप वहां पे कम्युनिस्ट को देखोगे, आप वामपंथी को देखोगे। जहां पे बुरी आग लगी है, जहां पे कुछ ना कुछ खुजली होती है ना, जैसे सिविल वॉर टाइप की चीजें बोल रहा हूं मैं, जैसे कि गृह युद्ध अगर हम बोल रहे हैं, तो गृह युद्ध टाइप की अगर कोई स्थिति हो गई या बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो गए, वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 2 देशों की जंग हो गई तो उसमें कम्युनिस्ट इन्वॉल्व है। मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरीके का मामला हो गया, आप कम्युनिस्ट का हाथ दिखेगा वहां पर। आप शाहीन बाग में देख लीजिए, आपको कम्युनिस्ट दिखेंगे। आप फार्मर प्रोटेस्ट में देख लीजिए, आपको वहां पे भी कम्युनिस्ट आगे बैठे, वही चेहरे, सेम चेहरे, प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स। इनका काम ही, मैं इनसे कहता हूं, तुम लोग खाना तुम खाते हो, पैसे कहां से आते हैं? तुम जो गाड़ियों में चलते हो, पैसे कहां से आते हैं? क्योंकि जॉब तो तुम कोई करते नहीं हो, काम तो तुम करते नहीं हो। तुम लोग प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हो। जहां पे कुछ होगा वहां पे पहुंच जाएंगे ये। जहां पे कुछ प्रॉब्लम होगी वहां पे दे विल स्टैंड विथ यू एंड दे विल से कि हम आपके साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कुछ प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो लोग हैं जिन्होंने फ्रांस में आग लगाई है, मैं फ्रांस की गवर्नमेंट को एक बात कहना चाहता हूं। आपने फ्रांस के लोगों को निहत्था छोड़ दिया, ठीक है।
आपने फ्रांस के लोगों को इतना निहत्था छोड़ दिया कि वो अपनी रखवाली करने के लिए उनके पास हथियार नहीं है। इसी चीज की मैं अमेरिका में रिस्पेक्ट करता हूं। दसियों प्रॉब्लम्स हैं इस चीज को लेकर जो मैं बताने वाला हूं आपको। दसियों प्रॉब्लम है अमेरिका में, शूटिंग्स हैं, किलिंग्स हैं स्कूल में, ये सब ये बकवास होती रहती है अमेरिका में। लेकिन इस चीज को मैं ना अब समझ में आया मुझे इसका कि वाई इट इज रिक्वायर्ड। और अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स थे या उनके बाद जो लोगों ने अमेंडमेंट करी, फाउंडिंग फादर्स ने एक बनाया एक आइडिया कि देयर विल बी अ मिलिशिया। आप पढ़िए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पढ़ने की चीज है यार। यू रीड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल रियलाइज कि वो कितने दूरंदेश जो होते हैं ना लोग, उन्होंने आज से 250, 300, 350 साल पहले वो चीज सोची थी। आप सोचिए क्या दिमाग उन्होंने लगाया होगा। जो सेकेंड अमेंडमेंट है ना अमेरिका में, वो कहती है कि हर एक अमेरिकन का हक है कि वो हथियार कैरी करे अपने साथ। हर एक अमेरिकन का हक है। यहां पे अगर फ्रेंच वाले लोगों के घरों में हथियार होते ना, सेकेंड अमेंडमेंट होती है और सबके पास हथियार होते, फिर देखते लोग क्या करते। अगर वो पत्थर फेंकते तो यहां से गोली का जवाब आता। पर ये फ्रांस की एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। और मैं आपको बता दूं, वो मुझे किसी ने भेज दिया, किसी भले मानुस ने, मेरा जो आर्टिकल है, तो आर्टिकल मैं लिंक में आपको डालता हूं। जो आर्टिकल मैं बोल नहीं रहा था आपको कल, मैंने संडे गार्डियन के लिए लिखा था, फिर संडे गार्डियन ने निकाल दिया उसको वहां से, दे रिमूव दैट दिस थिंग। वो आर्टिकल मिल गया है कहीं पे, तो वो मैं लिंक में डाल रहा हूं, आप देखिए उसको ध्यान से, उस आर्टिकल को पढ़िए। आई वुड रिक्वेस्ट द एडिटर कि एडिटर उसको लिंक में डालें। भाई साहब ऐसा गदर मचा रखा है पूरे यूरोप में, बिल्कुल कि आप समझ लो कि आग लगा रखी है यूरोप में। एरियाज ऐसे बना रखे हैं, शरिया जोन्स हैं, नो गो जोन्स हैं। एक अंजुम चौधरी करके यूके का प्रीचर है, वो पता है क्या बोलता है, आपको विश्वास नहीं होगा। वो कहता है कि रानी, उसने तब बोला था एलिजाबेथ जब जिंदा थी, जो क्वीन थी उनकी, कि इसको इस्लाम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्वीन एलिजाबेथ को, और बकिंगहम पैलेस को, जो जहाँ पे अभी किंग चार्ल्स रहता है, जो पहले प्रिंस चार्ल्स था अभी किंग हो गया, वो जहाँ पे रहता है उसको मस्जिद बना देना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी कह सकते हैं भाई, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका हक है। तो ये जिस मुल्क से आते हैं जहाँ पे कूड़ा कबाड़ा छोड़कर आते हैं, फिर एक अच्छी जिंदगी के लिए जिस मुल्क में आते हैं उसको भी कूड़ा कबाड़ा कर देते हैं ये अंजुम चौधरी जैसे लोग, ठीक है। और मैं इंडियंस और पाकिस्तानी जो मुस्लिम्स हैं ना, मैंने उनसे बात करी, जो नॉर्मल लोग हैं, ढंग के लोग हैं, वो खुद इनसे परेशान है। मेरे तो इतने दोस्त हैं यूके में, एंड जनरली क्या होता है यूके में कि वन फाइंड्स ऑल शेड्स ऑफ पीपल इन द यूके। आपको एक ही किस्म के ना लोग नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग पॉलिटिकल विचारधारा के, जो कि अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है। और पर मैं एक बात कहना चाहता हूं यूरोपियंस को, जो आप इतना गर्व करते हैं ना, हमारी बड़ी लिबरल डेमोक्रेसी है, बड़ी लिबरल डेमोक्रेसी है, और बड़ा ये हो रहा है, बड़ा ये हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी, हम तो कुछ भी कह लो, कुछ भी। देखो आप ना सुनो, एक बात हर समय ध्यान रखना, डेमोक्रेसी एक ऐसा गेम है जिसके कुछ रूल हैं, जिसके कुछ नियम हैं, और जब सभी लोग उन नियमों को मानेंगे ना, तब जाके डेमोक्रेसी फलेगी फूलेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ लोग माने ही ना कि बॉस हम तो उसके नियम मानते ही नहीं हैं, भाड़ में जाओ तुम साले, कल मरते हो आज मरो, आज मरते हो अभी मरो, हम इसके रूल नहीं मानते, फिर डेमोक्रेसी काम नहीं करती। डेमोक्रेसी तब होती है जब मैं बोलूँ कि ठीक है साहब, आप एक बात बोलेंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा, फिर मैं आपकी बात बोलूँ, आप सुनेंगे। दैट इज डेमोक्रेसी। और वो नहीं बन पा रहा वहां पे यूरोप में। यूरोप अपने आप को कितना भी बोल ले, अभी 10% उनकी पॉपुलेशन है फ्रांस की। कोई बता रहा था आंकड़े मुझे, आई डोंट नो हाउ फार इट इज करेक्ट, कोई कह रहा था 10% भाई साहब वहां पे लोग हैं जो ऐसे रेफ्यूजीज बाहर से आए, जिसमें से काफ़ी इलीगल हैं। और ये करते हैं यार। अब ये जो नाडिया जो है, उसकी नानी नाहल की, वो कह रही है कि रोको रोको। नानी जी आपका पहले मुंह से कुछ नहीं निकला रोको रोको, तब आप भी मजे ले रहे थे, हैं जी। इन्होंने पूरा लूट लिया फ्रांस को। अब इससे होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूं। ये इतनी खतरनाक ताकत है यूरोप की, मैं 1 मिनट लेके आपको बता दूं, फिर दोस्तों नेक्स्ट उसमें जाता हूं। इतनी खतरनाक ताकतें हैं, इतनी खतरनाक ताकतें यूरोप की। यूरोपियंस तो अभी जो ये हमें वोक टाइप के दिखते हैं ना, लिबरल टाइप के, ये ऐसे थे थोड़ा ना। 80 साल पहले हिटलर कहां से निकला था, कहां से निकला था एडोल्फ हिटलर, सोचिए जरा। मसोलिनी कहां से निकला था। ये तो खून खराबे वाले लोग हैं, ये खून खराबे वाले लोग हैं। अब ये सॉफ्ट हो गए थोड़ा सा, अब ये हो गए सॉफ्ट। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको बड़ा ये दुनिया में ना बहुत एक अजीब सी चीज चल रही है, जो पुरानी चीजें वापस आ रही हैं। अब जो उनका फार राइट है ना यूरोप का, जिसको हम लोग कहते हैं कि सीधे बाजू की जमातें जो होती हैं, राइट विंग, वो राइट विंग तो ठीक है, लेफ्ट विंग भी ठीक है, राइट विंग भी ठीक है, होता है पॉलिटिक्स में। एक एक्सट्रीम फाशिस्ट व्यू वाले हैं जो हिटलर को अपना लीडर मानते हैं। उन लोगों का दोबारा जन्म होगा अगले इलेक्शन में। उसका कारण है
जब आपने किसी बंदे की गाड़ी जला दी, उसका स्कूल जला दिया, उसके बच्चे का, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसका घर लूट लिया, आपने रेप, आर्सन, जो भी करना था आपने करा, बिल्कुल ठीक है, जैसे कि नादिर शाह आता था वैसे आपने करा, राइट? आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर वो आदमी किससे उम्मीद लगाएगा? वो क्या डेमोक्रेसी से उम्मीद लगाएगा? नहीं लगाएगा भाई। वो डेमोक्रेसी से उम्मीद नहीं लगा सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी ने उसको निराश करा है। ये सच्चाइयां हैं ह्यूमन बिहेवियर की। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंसान के जो बीवी बच्चे, मां बाप, संपत्ति को जो सुरक्षित रखे, वो उस पर विश्वास करता है। ये नेचुरल सी चीज है, ठीक है? अब आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को हथियार उठाने के लिए। आप मजबूर कर रहे हैं कि फाशिस्ट पार्टीज जो हिटलर को अपना बाप मानती हैं, आप उनको पावर में बैठाएं। वहां पे जापान में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं, ठीक है? जापान में दोस्तों फिर से जापान मिलिटराइज हो रहा है। क्यों? चुपचाप बैठे थे जापानी, अपना काम कर रहे थे, वहां पे चीनियों ने लगातार दर लगातार हमला करने की कोशिश करी जापान के ऊपर। अभी की बात कर रहा हूं, कभी जापान के ऊपर अपने हवाई जहाज जापान ने कई साल पहले, ठीक है, चीन का घुटने तोड़ दिए थे। ये जापानी इतने खतरनाक हैं, ये अभी पीसफुल हो गए हैं जब से इनके एटम बम गिरे हैं और इन्होंने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद ये चुप हो गए इतने सालों से। अब फिर वो जापान जाग रहा है, वहां पे फिर वो जर्मनी जाग रहा है। मैं जापान के आपको एक दो बातें बताता हूं, तब आपको पता लगेगा कि ये है क्या चक्कर, और ये बड़ी खतरनाक चीज है। मैं आज बोल रहा हूं, आप मान के चलिए, वीडियो आप संभाल के रखिए। कौन सी शक्तियों को, वो कहते हैं ना कि एक पहाड़ था, वो कहानी आपने सुनी होगी, पहाड़ था, उसके पीछे राक्षस था, और वो पहाड़ गया, उसने एक दरवाजा खोला, राक्षस निकल गया, फिर पूरे गांव को, शहर को बर्बाद करने लगा। ये वो राक्षस को छुड़ाने का काम कर रहे हैं बाहर वाली शक्तियां। ये जो मोरक्को के और सीरिया के, जो फ्रांस में कर रहे हैं ना, और जो इंग्लैंड में कर रहे हैं, बेल्जियम में कर रहे हैं, ये वही शक्तियों को दोबारा, जो पत्थर के नीचे दबी हुई थी और 80 साल से वो शक्तियां सो रही हैं। 80 साल कह रहा हूं आपसे, आप नोट कर लीजिए 80 साल पहले क्या हुआ था। वो जो 80 साल से वो शक्तियां सो रही हैं ना, ठीक है, 78 ईयर्स, 80 साल, 78 to 80 ईयर्स के वो शक्तियां सो, उन शक्तियों को दोबारा जगाने का काम कर रहे हैं ये लोग। इनको पता ही नहीं है कि क्या है यूरोप यार। ये जो हिप्पी विप्पी आपने देखे, बड़े बाल वाले म्यूजिक, भाई साहब, ये असल में यूरोप नहीं है। जितना वायलेंस यूरोप ने देखा है, किसी और कॉन्टिनेंट ने नहीं देखा। इन लोगों ने तो लाखों लाखों लोग, दसियों लाखों लोग ऐसे काट काट के बिछा दिए थे, आपस में ही लड़ मर के, और दोनों क्रिश्चियंस। ऐसा भी नहीं कि कोई धर्म युद्ध हुआ है, कोई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में, ना ना, आपस में ही काट। ये तो इतने वायलेंट लोग हैं यूरोपियन यार, इसका हिसाब ही नहीं है, इतने वायलेंट लोग हैं। मैं आपको जापान के बारे में बता रहा था, मैं आपको दो बातें बताता हूं दोस्तों जापान के बारे में, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि है क्या असली बात। आपने मित्सुबिशी का नाम सुना है? मित्सुबिशी, जिसकी गाड़ियां हैं, पजेरो नहीं आती जिसकी, मित्सुबिशी गाड़ियां बनाती, कई सारी चीजें, हेवी इलेक्ट्रिक, मित्सुबिशी XYZ 50 चीजें बनाती है, माइक्रोवेव ओवन भी बनाती है भाई साहब मित्सुबिशी। वो मित्सुबिशी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना, तब एक फाइटर प्लेन बनाती थी, जीरो नाम था उसका, ZERO, जो कि सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन था उस जमाने में। अमेरिकन के पास वैसा कुछ नहीं था, ब्रिटिश के पास वैसा कुछ नहीं था, सबसे खतरनाक। ये जंग के सामान बनाते थे। और जीरोस की क्या कहानी है? जीरोस की ये कहानी है कि अमेरिकन शिप्स को, जो अमेरिकन जहाज थे, अगर अमेरिकन जहाज ने जीरो पे मारा, हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, जीरो पे मारा और जीरो जल गया, तो जीरो के सामने जो नोज थी ना, उसमें बारूद रहता था। ये पायलट जो थे वो सुसाइड अटैक करते थे, जापानीज पायलट्स। मित्सुबिशी का बनाया हुआ प्लेन है, जिस मित्सुबिशी के आप लोग वॉशिंग मशीन और ये सब माइक्रोवेव खरीदते हो ना, वही मित्सुबिशी। इसने जीरो फाइटर्स बनाए थे जिसके आगे बारूद लगा रहता था, और वो लोग आके सुसाइड अटैक करते थे। धड़ाम से बिल्कुल जहाज में गिरे और अमेरिकन जहाज को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। यह था जापान का इतिहास, ठीक है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जापान के बारे में। दोस्तों, गाड़ी आती है सुबारू, बड़ी फेमस है गाड़ी सुबारू। हम गाड़ियां चलाते हैं। एक जमाने में सुबारू, उस कंपनी का नाम था नाकाजिमा एयरक्राफ्ट कंपनी। और नाकाजिमा एयरक्राफ्ट कंपनी, भाई लोग, आपको पता क्या करती थी? वो स्पेशली सुसाइड प्लेन्स बनाती थी, जिसमें जापानीज पायलट अमेरिकन बेसिस में, जहां पे अमेरिका के मिलिट्री बेस होते थे, अमेरिकन शिप्स पे, खासतौर से पैसिफिक एरिया में, उसके शिप्स में आके सुसाइड कमिट करते थे। और इसको कहते थे कामेकाजी। कामेकाजी का ओरिजिनल मीनिंग है दोस्तों डिवाइन विंड। डिवाइन विंड, एक हवा चलती है, डिवाइन है, जो जिसमें दैविक शक्ति है उसमें। और ये पहले जाती है, जब मंगोल जापान के ऊपर हमला कर रहे थे, तो कहते हैं कि ऐसी आंधियां आई, ऐसा तूफान चला कि पूरा मंगोलों का जो फ्लीट था जहाज़ों का,
वो सबका सब डूब गया वहां पे और टूट गया, तहस नहस हो गया, तो उसको बड़ा वर्शिप करते थे जापानीज। तो जापानीज ने बोला कि साहब ये डिवाइन विंड है, ये डिवाइन विंड है, भगवान की ये विंड है ये। तो वो कामेकाजी का मतलब एक्चुअली डिवाइन विंड, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में वही कामेकाजी का मतलब क्या हो गया, जो सुसाइड अटैक, ये सब ये जापान में हुआ था पहले। अब जापानी शांतिप्रिय हो गए हैं, लेकिन वो राक्षस जो है ना, वो जो शैतानी ताकतें हैं, वो अभी भी दबी पड़ी हैं वहां पे। उनको दबा रहने दो, मैं चीन को भी बोल रहा हूं, उनको दबा रहने दो, ये निकलेंगी, बहुत तहस नहस होगी, फिर चीन ना चाऊ चाऊ करके भागेगी, इनको पता नहीं लगेगा कहां से क्या गया। क्योंकि और ये जो जर्मनी में सबसे इतिहास का सबसे गंदा, सबसे गलीज, सबसे बुरा आदमी यूरोप में पैदा हुआ था, एडोल्फ हिटलर, सबसे गंदा। और वही शक्तियों को ये लोग फिर ये सब बकवास जो कर रहे हैं ना, ये लोग, ये जो रेफ्यूजीज हैं वहां पे जो आए हैं, और कुछ तो वहीं पे पैदा हुए हैं, फिर अपने देश में आग लगा रहे हैं। ठीक है, ये लोग वही काम कर रहे हैं। आप वही फाशिस्ट फोर्सेस को हवा दे रहे हो जो वहां पे बनेंगी, उनका प्रधानमंत्री बनेगा, फिर वो एक एक करके निपटाएगा तुम्हें, तब तुम्हें पता लगेगा। दिस इज सिंपली व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, पढ़िएगा जाके, यही चीज हुई थी। मत करो, यूरोप को धक्का मत दो, जापान को धक्का मत दो, यही मैं छोटी सी बात कहूंगा। अच्छा दोस्तों, फट से अगले न्यूज आइटम पे आते हैं। स्वीडन में आपको पता है ना, कुरान शरीफ जली थी, और कुरान जलाने के बाद बड़ा ईरान ने बोला कि साहब हम अपना एम्बेसडर भेजेंगे नहीं वहां पे। तो मैं बोला ठीक है मत भेजो। ईरान ने बोला हम अपना एम्बेसडर नहीं, पाकिस्तानियों ने बोला नहीं हम हमारा रहने दो, वहां पे पैसा वैसा मिल सकता है स्वीडन से। तो पाकिस्तानी को तो लिहाज शर्म तो कुछ है नहीं। फ्रांस ने भी जो प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बना दिए थे, उसके बाद प्रोटेस्ट करने के बाद, लाहौर में आग लगाने के बाद उन्होंने फिर फ्रांस से भी पैसे ले लिए, और वहां पे शहबाज शरीफ भीख मांगने भी चला गया फ्रांस में। ठीक है, पेरिस में चला गया तो भीख मांगने के लिए। इतना बड़ा पनौती है कि जब से वो वापस आया तब से वहां पे आग ही लग रही। खैर एनीवे, फॉरगेट अबाउट दैट। अब चक्कर क्या है, मैं आपको बताता हूं कि ओआईसी ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बोला है कि साहब ये कुरान जलाना बहुत बुरी चीज है, कुरान नहीं जलनी चाहिए थी, और हम इसको कंडेम करते हैं। और उन्होंने एक आह्वान दिया है, एक बोला है लोगों को कि आइए, और ये मैं पढ़ के बता रहा हूं। OIC had strongly condemned the incident, saying that such an act contradicted international efforts. सुनिएगा OIC का, वल्लाह हबीबी तुम क्या बोलती। International efforts to spread values of tolerance, moderation and renunciation of extremism. ठीक है, और बोला है कि observance of human rights and fundamental freedom for all global। देखो यार, OIC के जो मेंबर हैं 99% खुद डेमोक्रेसी नहीं है, वो बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। वो खुद ह्यूमन राइट्स नहीं देते लोगों को, आधे से ज्यादा जगह शरिया लगा हुआ है, वो बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की। ये खुद फ्रीडम नहीं देते लोगों को, ये कह रहे हैं फंडामेंटल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। ये किसी और को टॉलरेट नहीं करते, मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम कंट्रीज ये टॉलरेट नहीं करती। ये फिर कह रही है मॉडरेशन होना चाहिए और टॉलरेशन होना चाहिए सब में, एवरीबडी शुड हैव टॉलरेंस और रिनाउंसिएशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म। सारा एक्सट्रीमिज्म वहीं से निकल रहा है, और ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यार देखो सुनो, मैं एक बात कहता हूं कि कुरान जलाई गई, मुझे भी खराब लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो OIC है, इसका इतना दोगला एटीट्यूड क्यों है यार, इतना दोगला एटीट्यूड क्यों है। आप छोटी सी बात देखो, कुरान जलाई गई, सबके सब इकट्ठा हो गए, हाय 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 तौबा, छाती पीटो छाती पीटो। हाया सोफिया को टर्की में हाया सोफिया, उसको यार वो चर्च था, उसको मस्जिद बना दिया यार, सब तालियां पीट रहा हो, वेरी गुड यार एर्दोगान, तुम कितने बड़े चैंपियन हो, देखो तुमने। तो यार आप गलत करोगे ना दूसरी तरफ से। ये कुरान का जलना गलत था, लेकिन हाया सोफिया का मस्जिद बनना भी गलत था। पहले महमद III था एक कोई उनका सुल्तान, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की, उसने बनाया। फिर कमाल अतातुर्क ने उसको म्यूजियम बना दिया। उसने बोला कि नहीं, क्योंकि वो सेक्युलर टाइप का आदमी था, बनाओ म्यूजियम बनाओ, कोई मस्जिद वस्जिद नहीं, उसने म्यूजियम बना दिया। ये भाई खलीफा बनने के चक्कर में से दोबारा उसको मस्जिद बना दिया, और किसी ने कुछ नहीं बोला। OIC खुश, OIC खुश, ओ बल्ले बल्ले तुमने मस्जिद। यार जब तुम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे और तब तुम सेलिब्रेट करोगे, और तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचे तो तुम बोलोगे इमरजेंसी मीटिंग हो गई, ये हो गया वो गया। ओ भाई, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। इसीलिए तुम्हें समझ में नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में नहीं। डेमोक्रेसी है कि मैं आपको रिस्पेक्ट करूं, आप मुझे रिस्पेक्ट करें, और जब ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होगी तो क्लैश होगा, ठीक है। और फ्रांस को अब समझ में आ रहा है कि क्लैश क्या है। अब फ्रांस की थोड़ी अकल ठिकाने आई। 2015 में तो इनके इतने लोग मर गए, अभी मौतें नहीं हुई वैसी, लेकिन फ्रांस को मुझे लगता है कि एक थप्पड़ पड़ गया सॉलिड गाल पे, झन्नाटेदार वाला, और फ्रांस को अकल आ गई है। तो दोस्तों ये दो आइटम थे जो मैं आपके साथ, दो न्यूज आइटम थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। अब मैं आता हूं क्वेश्चन आंसर्स पे, अपने
सबसे पसंदीदा और आपके सबसे पसंदीदा जो सेक्शन है इसका आस्क मेजर। भाई सबसे पहले ये पूछते हैं महक जोशी जी। जय हिंद सर। जय हिंद महक जी। I agree with your analysis. We can see the situation within India in Uttarakhand, Manipur, Assam, down south, West Bengal, and cases around India. How can we control and stop the spread of radical Islamists and their ideologies? They clearly want to have Muslim majority here and won't mind making it an Islamic country. How can this be stopped as we have other communities and religions present too? देखिए साहब, how can we do it? मैं आपको एक बात बताता हूँ. First of all ना, I think this calls for engagement. Engagement between religions. इसका कोई काइनेटिक सोल्यूशन नहीं है. अगर आप सोच रहे हो इसका कोई काइनेटिक सोल्यूशन, इसका कोई काइनेटिक सोल्यूशन नहीं है. वी नीड टू टॉक. ये बाहर वाले जो गंद मचा रहे हैं ना, रोहिंग्या होंगे, इनको तो बाहर ही रखो. पहली चीज. मैं आपको एक और चीज बता दूं. वी ऑल लव एंड वी ऑल रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट इंडिया इज सेक्युलर बिकॉज इट इज 85% हिंदू. आप समझ रहे मेरी बात? भारत इसलिए सेक्युलर है क्योंकि भारत 85% हिंदू है. कोई भी मुस्लिम कंट्री सेक्युलर नहीं है. वो कहने को सेक्युलर है, वो कहने को डेमोक्रेटिक है. टर्की कह देता है कि यार हम तो बड़े लिबरल हैं और हमारे बंदे भी छोटे कपड़े पहनते हैं और लड़कियां भी. दैट इज दिस थिंग. दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया. ठीक है. बात यह है कि वहां पे भी मिलिट्री कू हो रखे हैं. टर्की में, बांग्लादेश में भी मिलिट्री कू हो रखे हैं. बांग्लादेशियों ने तो अपने जो फादर ऑफ द नेशन था शेख मुजीबुर रहमान, उसको निपटा दिया उनकी फौज ने. दे किल्ड देयर ओन फादर ऑफ द नेशन. आई मीन नॉट किल्ड बाय अ लोन असैसिन, नॉट किल्ड बाय अ लोन असैसिन, किल्ड बाय द स्टेट. दैट इज द डिफरेंस, बिग डिफरेंस. तो यार देखो, जो इंडिया की हिंदू आइडेंटिटी है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज व्हाट इज मेकिंग दिस नेशन सेक्युलर. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मुल्क का बुरा नहीं होता. हर जगह अच्छी अच्छी बातें लगे, उसको इंप्लीमेंट करने वाली बात है. क्योंकि हिंदू जो है वो दिल से सेक्युलर है, वो है ही सेक्युलर. लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं, ठीक है. अब एक वो आ रहा था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल जाइंट्स, नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स. और बड़ा नाम है यार, डॉक्टर अब्दुल सलाम का बड़ा नाम है. ठीक है. उसको ऑनर कर रही है एक फॉरेन यूनिवर्सिटी. पाकिस्तान में बेचारे की कबर अलाउड नहीं थी. कबर के ऊपर कलमा लिख दिया था, इस्लामिक वर्सेस लिख दिए थे. उन्होंने कबर सबर तोड़ दी उसकी. जिंदगी भर बाहर रहा बेचारा डर के मारे. क्यों? क्योंकि अहमदी है. क्या हुआ? 5 अहमदियों के ऊपर केस लग गए पाकिस्तान में, क्रिमिनल केस लग गए. बेचारों के बेल नहीं है. क्यों? क्योंकि बकरा ईद में उन्होंने वो बकरे की कुर्बानी दे दी, बकरे का गला काट दिया. वो कहते हैं मुसलमान, कहता तुम हो ही नहीं मुसलमान, चलो जेल में. तो जब मजहब का बहुत ज्यादा किसी में हो जाता है ना चीजें, वो मुल्क बर्बाद हो जाता है. ठीक है. देन यू स्टार्ट लुकिंग एट एवरीथिंग फ्रॉम रिलीजियस लेंस. और मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज हैव दिस प्रॉब्लम बिकॉज दे आर टू. पाकिस्तान में देखना, आप पाकिस्तान को देखो, हर चीज में उनका इस्लामिक टच आ जाता है. हर चीज में इस्लामिक टच. इस्लाम अच्छा मजहब है, आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन आपको दीन और दुनिया के बीच में बैलेंस बनाना है. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है. हर सेंटेंस में माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह कह के चीजें आगे नहीं बढ़ती. क्योंकि ऊपर वाला जो अल्लाह है वो देख रहा है कि खुद ये पाकिस्तानी नालायक हैं, खुद ये काम करते नहीं हैं, भीख मांगते रहते हैं. तो अगर ये अपनी कंडीशन नहीं बदलेंगे, मैं भी इनकी कंडीशन नहीं बदलूंगा. जब आप अपने हालात नहीं बदलते तो ऊपर वाला भी आपके हालात नहीं बदलता है, जब तक आप मेहनत नहीं करते. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.